हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं। तो ट्विटर एंड यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं एंड इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या सोलारा एक्टिव फार्मा पे होनी चाहिए या हमारी नेक्स्ट वीडियो न्यूलैंड लैब्स पे होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंपनीज हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है एंड दोनों ही कंपनीज में बहुत ज़्यादा ट्रिकल्स आ रखे हैं। तो आप हमें बताइए कि कौन सी कंपनी में नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस होना चाहिए। Now with this we'll get into the questions. So the first question that we have received is कि what is forensic accounting and what are financial shenanigans? Can you please discuss in brief? Second question that we have received is कि in banks and NBFC which is more accurate ratio to analyze valuation, PE or price by book, and why? And the third question that we have received is how to do management analysis and what are the key pointers to keep in mind. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो फाइनेंशियल शेनानिगन पे है एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे है। सो अगेन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इन्वेस्टिंग के अंदर, दैट देयर इज एन इशू ऑफ प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्रिंसिपल एजेंट माने इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर्स इवन दो कंपनी के ओनर हैं बट दे आर नॉट द वंस हु आर एक्चुअली रनिंग द कंपनी चला तो मैनेजमेंट ही रही है। एंड अगर मैनेजमेंट का बेसिकली इंटेंट खराब है या मैनेजमेंट बहुत अग्रेसिव अजम्पशंस यूज कर रही है अकाउंटिंग में, तो मोर और लेस जो शेयर होल्डर्स हैं लॉन्ग रन में उनको लॉस हो जाता है काफ़ी बारी। तो विद दिस हमने एसओआईसी पे कुछ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं, कुछ जो फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं फॉर फाइनेंशियल शेनानिगन्स, एंड हम क्या क्या यूज़ करते हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट वी यूज़ कि हम लोग जिन कंपनीज में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अवॉइड करते हैं। हम उनको अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसी कंपनी में बेसिकली क्या होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं कि काफ़ी बारी जो प्रमोटर के रिलेटिव्स हैं या काफ़ी बारी प्रमोटर की जो खुद की लैंड है, प्रमोटर उसी पे जाके अपने कंपनी का ऑफिस खोल रहे हैं या फिर जो अपने रिलेटिव्स हैं उनकी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअली आर्म्स लेंथ बेसिस पे होती है या नहीं होती, तो बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इवॉल्व करती है, तो एक सिमिलर कंपनी थी जो एग्रोकेमिकल्स के अंदर है बाय द नेम ऑफ भारत रसायन। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी आरटीपीज थी, बट वहाँ पे क्या हुआ है कि जो उनकी एक रिलेटेड पार्टी थी, आई थिंक सो भारत इंसेक्टिसाइड के नाम से, वो जापानीज एमएनसीज ने ही आगे खरीद लिए। तो अगेन वो आपको बताता है कि एक्चुअली बिजनेस असली में रियल है एंड वहाँ पे उल्टा फायदा भी हो सकता है अगर जो हम जिसकी बात करें भारत इंसेक्टिसाइड की, अगर वो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो साथ साथ अगर हम जो भारत रसायन है उनको पेटेंटेड टेक्निकल ग्रेड का ऑर्डर भी आ सकता है। तो ये तो एक चीज़ है। पर सेकेंडली जैसे एक हॉस्पिटल कंपनी है, वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिखती हैं, तो उसको हम ऑल टुगेदर हमारे फ्रेमवर्क्स में ऐसी कंपनीज अवॉइड हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल के लिए जो फार्मा मेडिसिन हैं, जो जितनी भी हॉस्पिटल की सप्लाईज हैं, अगर वो आप अपनी रिलेटेड पार्टी से प्रोक्योर कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिस्क आ जाता है ऐसी चीज़ों में। पर एक टाइप की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और है, जैसे अगर किसी कंपनी ने बाहर फॉरेन में सब्सिडरी लगाई है एंड सब्सिडरी फिलहाल लॉस मेकिंग है क्योंकि वहाँ पे अभी बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहे हैं या फिर उनके जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे अभी बढ़ने वाले हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन मोर टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी, जैसे हमने बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के केस में देखा है। बट मोर और लेस वो वाली हमें समझ आ जाती है क्योंकि अगेन बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है एंड इंटेंट टू इंटेंट डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का क्या इंटेंट है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हैं। एक फ्रेमवर्क जो हमें और भी बहुत पसंद है कि हम लोग कंपनीज का कैश शील्ड बहुत देखते हैं। कैश शील्ड माने हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी करंट अकाउंट में बहुत लंबे समय से पैसा रख के बैठी हुई है, तो अगेन दैट इज वेरी वेरी रिस्की फॉर अस, क्योंकि करंट अकाउंट में इतना इंटरेस्ट रेट तो होता ही नहीं है। अगर हम सत्यम के केस में देखेंगे तो सत्यम के केस में भी करंट अकाउंट में पैसा था एंड मोर ओवर जब एकदम फॉरेंसिक चेक हुआ तो पता लगा कि करंट अकाउंट में पैसा ही नहीं था एंड काफ़ी सालों से करंट अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ था। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज़ें दिखती हैं, सो दे मेक अस वेरी वेरी स्केप्टिकल ऑल टुगेदर। एंड मोर ओवर एक चीज़ जो हम देखते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कि कितनी ग्रोथ ऑर्गेनिक आ रही है और कितनी ग्रोथ इनऑर्गेनिक आ रही है। एंड अगर ग्रोथ इनऑर्गेनिक आ रही है तो क्या अजम्पशंस यूज हुई हैं गुडविल के अंदर, अगर बैलेंस शीट के ऊपर गुडविल भी आई है। एंड यहाँ पे साथ साथ एक और भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि जो बाहर की सब्सिडरी है क्या उनका ऑडिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बाहर की सब्सिडरीज का ऑडिट नहीं हो रहा तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगेन एक लीडिंग एग्रोकेमिकल कंपनी है, तो आई वुडंट लाइक टू नेम इट, तो वहाँ पे भी एक बाहर की कुछ सब्सिडरीज हैं जहाँ पे ऑडिट नहीं हो रहा था।
जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सामने आई कि जो एक्चुअली में उनकी सब्सिडरीज है वहाँ पे एक्चुअली जो मार्जिन और रेवेन्यू वो ज़्यादा दिखा रहे हैं, पर क्योंकि वो नंबर्स ऑडिटेड नहीं है तो आप उन नंबर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी कंपनी में एक सिंगल रेड फ्लैग नहीं होता, काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स इकट्ठे होते हैं। एक और रेड फ्लैग जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज ऑफ CFO अपॉन EBITDA, कि आप या तो EBITDA अपॉन CFO कि आप कितना EBITDA आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जिसको अगर इसको काफ़ी लोग CFO अपॉन PAT भी करते हैं, CFO अपॉन EBITDA भी करते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि बिजनेस का एक्चुअली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है एंड बिजनेस उसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो अगेन वहाँ पे पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो खराब हो रहा है। यहाँ तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो अगर ऐसे बिजनेसेस में अगर डेट बाय इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो अगेन दैट बिकम्स अ लिटिल रिस्की फॉर अस एज वेल। बट यहाँ पे इस रेशियो को आप बहुत ज़्यादा टू दी एक्सट्रीम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कुछ बिजनेस टू बिजनेसेस में या कुछ B2B बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती ही रहती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो ग्रॉस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कितना कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो आई थिंक कमेंट सेक्शन में बिलो हमने एक कंपनी का एग्जांपल लेके डाला हुआ है विच इज़ इन अ गूगल डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी और भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर CFO अपॉन PAT 80% नहीं है, 90% नहीं है, तो ऐसी बिजनेसेस हमें छोड़ देने चाहिए। बट हाँ, अगर बहुत समय के लिए 20-30% या 40-50% के आसपास है तो डैट मीन्स कि बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। या तो पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है या तो पैसा ट्रेड रिसीवेबल में फंस जाता है। बट अगेन यू हैव टू बी वेरी बिजनेस टू बिजनेस स्पेसिफिक। काफ़ी सारे बिजनेसेस में जैसे अगर हम DV's लैब की बात करते हैं तो वहाँ पे अगेन CFO अपॉन PAT आपका 100% के आसपास नहीं होएगा, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस है, आपको हमेशा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। बट DV's लैब्स हैज बीन अ फ्री कैश फ्लो मशीन, क्योंकि फ्री कैश फ्लो तो वहाँ पे जनरेट हो ही रहा है। एंड ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे बैलेंस शीट पे इतना ज़्यादा डेट भी नहीं है, तो दिस मीन्स कि येस जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है वो हमेशा मेंटेन्ड ही है। तो DV's लैब का हमने एग्जाम्पल नीचे हमने एक इस पे आर्टिकल लिख के डाल रखे कमेंट सेक्शन में। तो जो फोरेंसिक एनालिसिस के हमारे टूल्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम ये सारे टूल्स यूज करते हैं। बट अगेन फोरेंसिक एनालिसिस इज एक्चुअली लिंक टू द मैनेजमेंट एनालिसिस। तो जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था आपने मैनेजमेंट पे, हम एक बार उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए भी हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। तो एक टूल जो मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, जिसकी हमने पहले डिस्कशन कर ली, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि कितना सेल एंड परचेज है विद द पार्टी दैट इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट। सेकेंड जो हम यूज करते हैं दैट इज सैलरी एंड ESOPs। सो अगेन सैलरी वाला भी कभी कभी थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के केस में देखें, DV's लैब के केस में देखें, आरती इंडस्ट्रीज के केस में देखें, CCL प्रोडक्ट्स के केस में देखें, मैनेजमेंट का जो सैलरी है एब्सोल्यूट टर्म्स में हमेशा ज़्यादा ही रहा है। बट अगेन बिजनेस एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी रही है कि इस पॉइंटर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर बिजनेस बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। इवन अल्काइल अमाइंस में एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सैलरी हमेशा ज़्यादा ही रहे। बट अगेन बिजनेस एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी रही है कि इन चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर बिजनेस एग्जीक्यूशन अच्छी है एंड मैनेजमेंट इज विलिंग टू शेयर वेल्थ विद यू। जैसे अल्काइल अमाइंस के केस में देखते हैं, जब अमाइंस इंडस्ट्री की डाउन साइकिल जा रही थी तो अल्काइल अमाइंस के केस में डिविडेंड पे आउट 40% के आसपास था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ वेल्थ शेयर करना चाहती है, राइट। तो सैलरी कैन नॉट बी द ओनली टूल फॉर एनालाइजिंग द मैनेजमेंट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द टूल्स ऑफ एनालाइजिंग मैनेजमेंट। क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर नथिंग इज कॉन्क्रीट, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिस्टिक। माने यहाँ पे आप एक चीज को रख के ये नहीं कह सकते कि ये चीज गलत है तो इस वजह से हम ये नहीं ले रहे, बट आपको काफी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। सो आप कह सकते हैं कि इन एन एसेंस दैट यू हैव टू बी अ वाइड पिक्चर गाय, मतलब आपको जो बिग पिक्चर है वो देखनी है। सो यू हैव टू बी अ बिग पिक्चर गाय। तो इन्वेस्टिंग में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टूल में हमेशा घूम ना जाएं या एक चीज़ में ना घूम जाएं। बट ESOPs के केस में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे कॉन्ग्लोमरेट है, मैं उसका नेम नहीं लूंगा, तो उस कॉन्ग्लोमरेट ने 1 रुपये के एक्सरसाइज प्राइस पे इतने ज़्यादा ESOPs इशू कर रखे हैं जो CEO एंड MD है उस कंपनी का। तो दैट मेक्स अस अ बिट वल्नरेबल, या फिर वो में मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें डरा देती हैं कि ये जो मैनेजमेंट है क्या करना चाहती है शेयर होल्डर्स के पैसे के साथ।
मोर ओवर अगर हम इस कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो उन्होंने सब्सिडरीज में भी काफ़ी बारी पैसा डाला हुआ है एंड वो सब्सिडरीज काफ़ी सालों से लॉस मेकिंग थी एंड एंड में आगे उन जो सब्सिडरीज थी उनमें आगे इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी अगेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ऐसी कंपनीज में यूजुअली आपको 3-4 सोर्सेज ऑफ रेड फ्लैग मिल जाते हैं बिकॉज फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज टाइड अप विद द मैनेजमेंट एनालिसिस। एक और टूल जो हम यूज़ करते हैं फॉरेंसिक जब मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फोकस, कैपिटल एलोकेशन और अकाउंटिंग देखते हैं। तो अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो वो भी आपको एक चीज़ बताता है, क्योंकि ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन में आपको काफ़ी बारी ये चीज़ें मिल जाएंगी। बट फोकस एंड कैपिटल एलोकेशन ऑल टुगेदर यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव इनसाइट्स चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि अगर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो एक इंडस्ट्री है जो बहुत छोटी है एंड वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स ही हैं, उसमें से एक प्लेयर थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, विराज जो दूसरा प्लेयर है उसने बाकी चीज़ों में भी डाइवर्सिफिकेशन करी है। उस दूसरे प्लेयर ने टाइल्स का बिजनेस खोला है, पाइप्स का बिजनेस खोला है एंड काफ़ी और चीज़ों का बिजनेस खोला है। सो अगेन दैट मेक्स यू अ बिट स्केप्टिकल कि यहाँ पे आपको फोकस प्लेयर्स की प्रेफरेंस होनी चाहिए ओवर द प्लेयर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, या फिर ऐसे प्लेयर्स जो नए नए बिजनेस वेंचर्स में पैसा डालते जा रहे हैं एंड दोज बिजनेस वेंचर्स आर नॉट वर्किंग आउट। द फोर्थ टूल that we use for management analysis, इसकी हम लोग देखते हैं, जैसे आपने हमारी सिक्वेंट की वीडियो और दीपक नाइट्राइट की वीडियो में देखा था कि वी ऑल्सो लुक कि इज द मैनेजमेंट वॉकिंग द टॉक और नॉट। वॉकिंग द टॉक माने कि जो इन्होंने बोला था बिजनेस के टर्म्स में कि हम इतना कर देंगे या ऐसा कर देंगे, क्या वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कंजर्वेटिव है या अग्रेसिव है। जैसे कुछ मैनेजमेंट्स टीवी पे आती थी, अगेन दिस इज वन मोर कंपनी विच आई वोंट लाइक टू नेम, तो वो आके टीवी पे इतना ज़्यादा सेल्स का गाइडेंस देती थी कि इतना सेल हो जाएगा एंड उस टाइम पे सेल्स वॉज 1x, तो वो लोग गाइड करते थे कि 2 या 3x सेल्स हो जाएगा, पर जब भी रिजल्ट आता था तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2-3-4% के आसपास आती थी। सो अगेन ओवर देयर द मैनेजमेंट वॉजंट वॉकिंग द टॉक। तो आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ पर्सन जो किसी और को अपना पैसा दे रहा है लगाने के लिए, तो आपको मेरे हिसाब से एक चीज करनी चाहिए जो हम लोग करते हैं, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द टेबल एक्सपेरिमेंट। टेबल एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप इमेजिन कीजिए अपनी आंखें बंद करके कि आप एक टेबल पे बैठे हैं एंड इस टेबल का नाम है पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड इस टेबल का नाम है साथ साथ कैपिटल एलोकेशन एंड इस टेबल पे सिर्फ 15 सीट्स ही हैं। तो ये 15 सीट्स पे आपके साथ 15 एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं एंड आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल है जो आपने 15 एंटरप्रेन्योर्स को देना है बिजनेस करने के लिए, राइट। तो आप कैसे लोग अपने साथ टेबल पे बिठाना चाहेंगे, तो एक चीज तो वुड बी वेरी क्लियर कि आप ऐसे लोग चाहेंगे जो कंजर्वेटिव हो, यहाँ जो अपने जो बोलते हैं उसको वॉक करके दिखाएं, बेसिकली द पीपल हु कैन वॉक द टॉक। थर्डली आप ऐसे लोग टेबल पे बिठाना चाहेंगे जो आपके साथ अगर वो वेल्थ क्रिएशन करते हैं तो आपके साथ वेल्थ क्रिएशन शेयर भी करें, राइट। सो सिमिलरली हम लोग ऐसी ही चीजें ढूंढ रहे हैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में कि इन अ वे ये जो टेबल है दैट इज आवर स्टॉक पोर्टफोलियो एंड यहाँ पे जो 15 लोग बैठे हुए हैं दीज आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड हम लोगों के पास वो कैपिटल है जो हम उन ओनर्स को दे रहे हैं। ओनर्स आके अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर करके उसके ऊपर कैपिटल अप्रिसिएशन कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे लोग चाहेंगे टेबल पे बैठे हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच में, आई थिंक योर वे ऑफ लुकिंग एट स्टॉक्स विल चेंज फॉर एवर, बिकॉज हम लोग जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम ऐसे जरूर सोचते हैं कि टेबल पे कितने लोग बैठे हैं। सो वन मोर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड कि एनबीएफसीज एंड बैंक्स के केस में हम प्राइस बाय अर्निंग्स देखते हैं, प्राइस बाय बुक्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है फाइनेंस में या रूल ऑफ थंब है वैल्यूएशंस में कि अगर किसी बैंक की लोन बुक ग्रोथ उसकी आरओई से बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में हम प्राइस अपॉन बुक देखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपकी लोन बुक ग्रोथ आरओई से ज़्यादा है तो एक बार सोचते हैं, सपोज करते हैं बैंक का इक्विटी था 100 रुपीज़ के आसपास एंड प्रॉफिट आया 20 रुपीज़ के आसपास, तो बेसिकली आपका आरओई 20% के आसपास है। बट क्योंकि अगले साल आप इस पूरे प्रॉफिट को रिटेन करने वाले हैं, बैंक के केस में एग्जांपल लेते हैं कि डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी इक्विटी 120 हो जाती है। पर अगर आपको अपनी लोन बुक ग्रोथ 30 या 40% पे ग्रो करनी है, तो क्योंकि आपका प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 20% आया एंड इक्विटी में सिर्फ 20% एडिशन हुआ है, तो इन केसेस में आपको डाइल्यूशन करना पड़ता है, आपको और इक्विटी रेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के केस में यहाँ पे आप ये सिंपल रूल ऑफ थंब समझ सकते हैं कि अगर आपका अगर आपका लोन बुक ग्रोथ इज हायर देन योर आरओई, तो इन दिस केस वी लुक एट प्राइस अपॉन बुक। सेकेंडली, अगर आपकी लोन बुक ग्रोथ आपकी आरओई से कम है तो इन केसेस में हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे।
तो जैसे जो गोल्ड फाइनेंशियर्स हैं, गोल्ड फाइनेंशियर्स के केस में ROE काफ़ी ज़्यादा रहती है, बट इन गोल्ड फाइनेंशियर्स के केस में लोन बुक ग्रोथ उतनी नहीं आती, आई थिंक 14-15% मुथूट फाइनेंस के केस में आती है। सो यहाँ पे हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वुड बी अ बेटर मेट्रिक टू ट्रैक। तो दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ थंब इन वैल्यूएशंस ऑफ फाइनेंशियल्स। अगेन जस्ट टू रिपीट कि इफ लोन बुक ग्रोथ इज हायर देन योर ROE, then you look for price to book ratio. But if your loan book growth is lesser than your ROE, then you look at price to earnings ratio, right? So so this was the valuation of financials. तो अगले 3 questions पे आते हैं जो पूछे हैं। तो one first question is कि sir, what is the concept of margin of safety and how to determine it? Next question is on Eris Life Sciences and Birlasoft and about the current market and forecast. फोर्थ क्वेश्चन जो है इसके अंदर, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, सो वन इज कि शुड यू बाय अ बिजनेस दैट्स नॉट परफॉर्मिंग गुड राइट नाउ बट हैज गुड विजन प्लान एंड इज गोइंग थ्रू अ कंप्लीट टर्न अराउंड। द लास्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द क्रेडिबल सोर्सेज विद रिगार्ड्स टू सेक्टर एंड कंपनीज एन इंडिविजुअल शुड बी अपडेटेड विद एंड हाउ टू आइडेंटिफाई स्केलेबल बिजनेसेस। So in this question, so in this round of questions, I'll address the first one. Ki sir, what is the concept of margin of safety? So margin of safety, in our opinion or in our way of things, comes from 3 sources. So what are those 3 sources? तो पहला source है कि जो business की quality है, that is of a really high quality business. कि quality of the business ensures the longevity of compounding. तो यहाँ पे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, अगर हम जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम PI इंडस्ट्रीज या DV's लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो ओवर द इयर्स इन बिजनेसेस का ROC हैज मेंटेन्ड एट अ वेरी हाई लेवल एंड ये इंक्रीमेंटल कैश को हाई रेट्स ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इन बिजनेसेस को एक हाई PE मल्टीपल भी अकॉर्ड होता है, राइट? तो अगर हम FMCG में भी बात करते हैं, दैट इज फास्ट मूविंग फार्मा गुड्स, अगर हम एबॉट इंडिया को देखते हैं तो वहां पे भी बिजनेस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से PE रेशियो यहाँ बिजनेसेस में काफी ज्यादा मिल जाता है। तो ओवर द लॉन्ग टर्म ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है, अगर हम एशियन पेंट्स का भी एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपका होराइजन काफी लंबा है, 15-20 ईयर्स के आसपास है, ऐसे बिजनेसेस सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि ये अपने ROC को और इंक्रीमेंटल कैपिटल को बार बार हाई रेट्स ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो ये एक आपके लिए सोर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो 1990 से ये एक बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, राइट? सो यहाँ पे एक फर्स्ट सोर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि बिजनेस के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेसेस काफी बड़े हो जाते हैं तो इनका ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो दिस इज वाई इन मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन, क्योंकि हमारा जो हर्डल ऑफ रिटर्न है वो एक्चुअली मतलब इन ऐसी कंपनीज से थोड़ा सा ज्यादा है। बट वी टोटली अंडरस्टैंड कि अगर कोई इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उनके रीजंस क्या है इन्वेस्ट करने के। तो सेकंड सोर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज देयर इज कि आप जो बिजनेस का साइकिल है या सेक्टर का साइकिल है वो समझ पा रहे हैं इन डेप्थ। माने अगर आप बिजनेस या सेक्टर का साइकिल समझ पा रहे हैं तो उस वजह से क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इस टाइम पे अर्निंग्स डिप्रेस्ड है या अर्निंग्स डिप्रेस्ड है या फिर अर्निंग्स ऐसे स्टेज में जो एकदम पीक अर्निंग्स कहते हैं जिनको। तो सिक्लिकलिटी या फिर सेक्टर का इन डेप्थ एनालिसिस एक बहुत जरूरी पार्ट है ऐसे बिजनेसेस में जहां पे मार्जिन्स वॉलेटाइल हैं। एंड ऐसे बिजनेसेस में हम बहुत ज्यादा एलोकेट भी नहीं करते पर्सनली, बिकॉज यहाँ पे अगर इफ यू गेट द साइकिल रॉन्ग तो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो जाता है। बट इफ यू गेट द साइकिल राइट एंड अगर आप अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे लेते हैं, मतलब ऐसे बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि हम SOIC में बार बार बताते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन सेंटिमेंट होता है। अगर एक PE रेशियो होती है जो आपकी PE रेशियो इज नोन एज द कमोडिटी PE रेशियो। एक PE रेशियो इज नोन एज द फेयर वैल्यू PE रेशियो और मोर देन फेयर वैल्यू PE रेशियो। एंड थर्ड PE रेशियो इज नोन एज बिलो कमोडिटी PE रेशियो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस जो कमोडिटी होते हैं यूजुअली डाउन साइकिल में वो बिलो कमोडिटी PE रेशियो चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे बिजनेसेस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा आ जाता है। बट ऐसे बिजनेसेस में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस बिजनेस की साइकिल में रॉन्ग चले जाते हो देन यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल। एंड इस वजह से काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हमारी भी डिस्कशन होती है, काफी ज्यादा जो बिगिनर्स हैं, इस वजह से वो इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।
तो आर पर्पज इज कि आपका होराइजन शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म। एंड ऐसे जितने भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड जितने भी फिलोसफीज ऑफ इन्वेस्टिंग है हम लोग अपने SOIC इंटेंसिव कोर्स के अंदर भी सिखाते हैं। एंड वी हैव आल्सो कवर्ड मोर देन 100 केस स्टडीज ऑन वैल्यूएशंस एंड मोर ओवर हमने एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर भी डीप डाइव करके इन्फॉर्मेशन निकाली है। इफ एनीवन वांट्स टू लुक एट द कोर्स, द लिंक टू द कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Now coming back to the third source of margin of safety. Now the third source of margin of safety is that you unearth a quality business before it is known to be a quality business by the public. तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ businesses में already they are very very quality businesses, but क्योंकि वो investment phase के through जा रहे होते हैं, so what ends up happening is कि उनके जो reported return numbers हैं, माने ROC होगी, ROE होगी, वो आपको depressed दिखते हैं, राइट। एंड जब वो इन्वेस्टमेंट फेज से निकल रहे होते हैं तो उनके जो रिपोर्टेड रिटर्न नंबर्स हैं दे स्टार्ट इंप्रूविंग मैसिवली। तो यहाँ पे अगर आपको बिजनेस का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब देयर इज नो वे अराउंड एक्चुअली बिजनेस के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के अलावा काफी लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव स्क्रीनर यूज कर लेते हैं, बट आई थिंक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि अगर आपके पास बिजनेस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक्चुअली में पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये क्या टेम्परेरी पेन के थ्रू बिजनेस जा रहे हैं या ये परमानेंट पेन है, या तो और भी एक क्या काफी लोग स्ट्रैटेजी या काफी इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि जब वो इन्वेस्टमेंट फेज के थ्रू जा रहे हैं तो एक्चुअली आप ऐसे बिजनेसेस को अपने जो ट्रैकिंग लिस्ट है उसके अंदर डाल सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लॉरस लैब्स हम लोग एक्चुअली में 2-2.5 साल से ट्रैक कर रहे हैं, बट जब उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न आना चालू हुआ उनके ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर, तो दैट वाज द टाइम वी एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग इनटू लॉरस लैब्स, राइट। सो दिस इज वाई ट्रैकिंग सच बिजनेसेस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि होता क्या है कि अगर ग्रॉस ब्लॉक इस टाइम पे रिटर्न नहीं बना रहा बट कैपेक्स काफी ज्यादा हो चुका है तो आपकी रिटर्न रेशियोज हमेशा दे गो फॉर अ टॉस। एंड इस टाइम पे मार्केट ऐसे बिजनेसेस को इग्नोर कर देती है, बट इनहेरेंटली इफ द बिजनेस इज ऑफ अ हाई क्वालिटी, तो जब कैपेक्स अपना रिटर्न दिखाने लग जाता है, सो दिस इज व्हेन ऑपरेटिंग लेवरेज, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन, एवरीथिंग स्टार्ट्स प्लेइंग आउट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर स्ट्रैटेजी टू प्ले आउट एंड आई थिंक दिस हैज वर्कड फॉर अस वेरी वेरी वेल in the past as well। तो हम ऐसी स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, राइट। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मी। हम लोग DCF यूज करके उस पर 50% मतलब हम कैश फ्लो को डिस्काउंट लगा के हम ऐसी चीजें नहीं करते, बिकॉज आई थिंक DCF इज समथिंग विच वर्क्स गुड इन इमेजिनेशन, बट रियल लाइफ में DCF इतना ज्यादा काम नहीं करता अगर आप बिजनेस नहीं समझते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं आपको एक बिजनेस बताता हूँ जो 20% पे ग्रो कर रहा है। अगर आप उसका DCF करते हैं तो आप अगेन इनपुट नंबर डालेंगे कि 5 साल से 20% पे ग्रो कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में भी कैश फ्लोज 15 या 20% पे, 15 या 12% पे तो ग्रो करेंगे। बट एक्चुअली में इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ कि आपके जो कैश फ्लो की ग्रोथ है वो 15% से सीधा या 2 या 3% पे आ गई। अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो DCF कभी भी काम नहीं करेगा। इट इज नॉट दी अदर वे अराउंड कि DCF मैच कर रहे हैं तो बिजनेस चल जाएगा। इट इज कि अगर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड की ट्रिगर्स की अप्रिसिएशन है, देन एक्चुअली में काफी बारी ऐसे बिजनेसेस इतनी चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल होते हैं कि DCF करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। So these are the sources of margin of safety for us. Coming to the second question on Eris Life Sciences and Birlasoft. So again, nothing in this video is a stock recommendation. We are just into education. So Birlasoft is something which we do not track at all. But Eris Life Sciences potentially is a very very interesting business क्योंकि operating margins बहुत high हैं. पर जब से इन्होंने Strides का जो domestic portfolio acquire करा है, तो operating margins have been under pressure. तो एरिस के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है, अगर हम बकेट फ्रेमवर्क लगाते हैं तो एरिस बकेट 1 से बकेट 2 की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आपको इस टाइम पे क्या सर्च करने की एरिस के अंदर क्या ट्रिगर्स हैं जो इसको बकेट 2 से वापस बकेट 1 के अंदर ले आएंगे, दैट इज हाई ROC एंड हाई अर्निंग्स ग्रोथ। इस टाइम पे एरिस इज गोइंग इनटू द बकेट 2 दैट इज हाई ROC बट लो अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपिटल पे ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा, क्योंकि आपके जो मार्जिन है उनके अंदर डाइल्यूशन हो रहा है जब से इन्होंने एक्विजिशन करी है। तो आपको जो ट्रिगर्स है वो ढूंढने पड़ेंगे इसके अंदर क्या ट्रिगर्स है कि बकेट 2 से बकेट 1 में आए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ एरिस। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ बिजनेस नहीं पढ़ा, तो आई थिंक कि मैं आपको इन डेप्थ आंसर नहीं दे पाऊंगा कि क्या ये वापस बकेट 1 में आ सकता है या नहीं आ सकता, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन that was there is कि should you buy a business that's not performing good right now but has good vision and is going through a complete turnaround.
सो आई थिंक जैसे हमने बात करी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कि अगर आप मैनेजमेंट के विजन को समझ सकते हैं, मैनेजमेंट के कंजर्वेटिवनेस को समझ सकते हैं, तो काफ़ी बारी अगर बिजनेस टर्न अराउंड में जा रहे हैं तो आपको उसकी बैलेंस शीट क्वालिटी है वो भी चेक करनी पड़ेगी कि अगर ऐसे बिजनेस के अंदर डेट अपॉन इक्विटी बहुत ज़्यादा है तो वी वोंट गेट इनटू इट। टिपिकली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बात करते हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई कहता है कि टर्न अराउंड हो रहे हैं तो बेसिकली हम ऐसी कंपनीज को ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं क्योंकि कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज होता नहीं है इंफ्रा कंपनीज में। एंड अगर डेट बाय इक्विटी 1 या 2 या 3 टाइम्स के आसपास है तो ऑलरेडी वो ऐसा बिजनेस हमारे लिए रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा हमारा पर्पस क्या है कि वी डू नॉट हैव टू लूज मनी एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बी ओपन टू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन लेटिंग गो ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑल टुगेदर। तो टर्न अराउंड में भी आपको ये सोचना है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेवरेज्ड एंटिटी में टर्न अराउंड सोच रहे हैं तो 95 to 99% ऑफ द चांस है कि टर्न अराउंड वोंट हैपन, क्योंकि बेस रेट आपके अगेंस्ट है। बेस रेट माने जो जितनी भी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव डिस्ट्रॉयड शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी। तो टर्न अराउंड में भी आपको मैनेजमेंट का विजन समझना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक टाइम करेक्शन के थ्रू जा रहा है तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या की ट्रिगर्स हैं। बट अगेन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के आगे जाना ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर, right? So one turnaround that we actually got into was Gujarat Ambuja Exports Limited। जब मेज का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था तो इनका मार्जिन बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर गया। बट अगेन क्योंकि मेज का प्राइस इतना हिस्टोरिकली गया नहीं है तो हम वी टुक अ पोजीशन ओवर देयर इन मे बी लास्ट 18 to 20 मंथ्स में एंड ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के आसपास आर पोजीशन वाज बिल्ट। सो अगेन ओवर देयर व्हाट हैज हैपेंड कि मेज के प्राइसेस हैव अगेन कोलैप्स्ड एंड आपका जो मार्जिन्स है दे हैव एक्सपैंडेड। सो ऐसे बिजनेस में जहां पे आपको पता है कि टेम्परेरी पेन पीरियड है या परमानेंट पेन पीरियड है तो आपको डिफरेंशिएट करके बेट करना पड़ेगा। बट टर्न अराउंड्स एक्चुअली में वी डोंट थिंक कि इट्स द राइट वे टू गो बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम राइट। And the last question that we received is ki how to identify scalable businesses and any paid sources or any free sources. So you can use Tijori Finance, Screener, and one more tool that you can use is Google Alerts. So Google Alerts are it's a very indispensable tool क्योंकि Google Alerts आपको एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज के बारे में अवेयर करते रहते हैं। एंड एक टूल जो आप और भी यूज़ कर सकते हैं आई थिंक मनी लाइफ के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर कभी कोई फ्रॉड आया था या नहीं आया था। जैसे मनी लाइफ पे बहुत इजी सर्च थी 2017-2016 में, एक आईटी कंपनी थी जो बहुत ज़्यादा बुल रन के थ्रू जा रही थी। बट मनी लाइफ पे एक छोटे से सर्च ने हमें क्या बता दिया कि लास्ट 20 ईयर्स में ऐसा 3 बारी हुआ है कि इस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे इश्यूज आए हैं। तो छोटी छोटी सर्चेस से मनी लाइफ के ऊपर या फिर वॉच आउट इन्वेस्टर्स के ऊपर आपको एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर आपको सेक्टोरल एनालिसिस के लिए देखना है तो आई थिंक आजकल ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छे वेबिनार्स चल रहे हैं। एंड साथ साथ SOIC हम लोग भी वेबिनार्स करा रहे हैं। हमने बैंकिंग पे वेबिनार कराया है कवरिंग द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री, क्या क्या की अकाउंटिंग टर्म्स एंड की प्लेयर्स दैट वी थिंक आर इंटरेस्टिंग। सेकेंडली हमने केमिकल इंडस्ट्री पे वेबिनार कराया है। एंड thirdly we are also doing a webinar on platform businesses on 28th of Feb, जिसको आप देख सकते हैं। So I think these tools are available for you to read about। and एक और सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का जो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड है that is the DRHP। तो कोई भी कंपनी IPO लेके आती है तो उनको DRHP निकालना पड़ता है। तो DRHP के अंदर एक्चुअली में इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत डिटेल्ड में दिया होता है। तो DRHP समथिंग जो मैं शायद से आजकल एनुअल रिपोर्ट से भी ज़्यादा मैं जो DRHPs है वो पढ़ना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि DRHP मेरे को एक इंडस्ट्री का एक टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग दे देती है। एंड एनुअल रिपोर्ट्स नो डाउट वी रीड, बट आई थिंक DRHP समथिंग जो आपको इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से देती है। एंड जो आपका सेकेंड क्वेश्चन था ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई स्केलेबल बिजनेसेस, सो वी थिंक कि टू आइडेंटिफाई स्केलेबल बिजनेसेस यहाँ पे टिपिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक स्केलेबल बिजनेस का कि मार्केट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। तो जैसे हम पेज इंडस्ट्रीज के केस में देखते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज ने पेज इंडस्ट्रीज के केस में उन्होंने अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लिया है। एंड वहाँ पे जो ब्रांडेड प्लेयर्स थे उनके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड था, क्योंकि अनब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा था अंडरगारमेंट इंडस्ट्री में। तो पहला तो आपका कि मार्केट पेनिट्रेशन कितना है। सेकेंड आपका सोर्स क्या है स्केलेबल बिजनेस आइडेंटिफाई करने का कि क्या बिजनेस मार्केट शेयर गेन कर रहा है या फिर मार्केट शेयर लूज कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम APL अपोलो या लॉरस लैब्स जैसे बिजनेस देखते हैं तो लॉरस लैब्स ने लाइक एंटीवायरल APIs के अंदर मार्केट शेयर गेन करा है, बहुत ह्यूमंगसली गेन करा है। तो आपको बताता है कुछ कि इवन तो मार्केट 3-4% पे ग्रो कर रही है, पर अगर कोई प्लेयर 15-20-25% पे ग्रो कर रहा है तो माने उस प्लेयर के अंदर कुछ स्पेशल है। किसी और का भी क्वेश्चन था मोट के ऊपर कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन इमर्जिंग मोट, तो ये क्वेश्चन यहीं पे एड्रेस हो जाता है। अगर कोई प्लेयर मार्केट शेयर गेन कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ तो इंडस्ट्री में कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे हमारे IT बिजनेसेस में हुआ था 1990s में कि इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। या फिर सेकेंडली क्या हो रहा है कि अगर APL अपोलो जैसी कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है तो बाकी प्लेयर्स वीक एंड APL अपोलो ज्यादा एफिशिएंट है। सो दिस इज वेरी समथिंग विच इज वेरी कॉमन सेंस कि अगर कोई प्लेयर मार्केट से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो माने वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो उसके बाद जाके आप सोर्सेज ऑफ मोट पढ़ सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या सोर्स ऑफ मोट है। थर्ड जो की आइडेंटिटी है आप जो यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए स्केलेबल बिजनेसेस कि कहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हो रही है, एंड लास्ट इसकी बिजनेस एनिटी है या फिर वन टाइम है। तो कमिंग टू द थर्ड वन फर्स्ट कि क्या ऐसे जो बिजनेसेस है जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखें तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर खींच रहे हैं। जो इंडियन क्रैम्स प्लेयर्स हैं यहाँ पे और ज्यादा बिजनेसेस आएगा वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी से, क्योंकि वेस्टर्न फार्मा कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाना चाहती है इस टाइम पे, क्योंकि उनका R&D पे रिटर्न काफी घट रहा है। तो क्रैम्स इज ऑल्सो अ मेगा ट्रेंड। तो ऐसे मेगा ट्रेंड आपको राइड करने हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर टू एक्चुअली बिल्ड अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पोर्टफोलियो। द लास्ट वन दैट वी आइडेंटिफाइड इज की एन्युटी वर्सेस वन टाइम। तो एन्युटी का मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वेदर उसका जो रीयूज है बार बार है या फिर वन टाइम है। जैसे अगर हम किसी रियल एस्टेट कंपनी की बात करते हैं तो एक रियल एस्टेट कंपनी को हर रोज एक खड्डा खोदना है माने कि उसको बार बार अपनी एक यूनिट बना के सेल करनी है। Whereas अगर हम एन्युटी इनकम की बात करते हैं, अगर हम एन्युटी बिजनेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एन्युटी बिजनेसेस में कि एक बार ही आपकी सेल होगी तो बार बार आपकी सेल रिपीट होते रहती है। तो कितनी बारी रिपीट परचेज है दैट इज नोन एज एन एन्युटी बिजनेस, एंड कितनी बारी आपको खड्डा बार बार खोदना है या फिर आपको कितनी बारी एक न्यू कस्टमर ढूंढना पड़ेगा दैट इज अ वन प्रोडक्ट कंपनी। तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज है जहाँ पे आपको बार बार खड्डा खोदना है, यहाँ पे आपको बार बार सेल करनी है, तो ऐसे बिजनेसेस में मार्केट साइज हैज टू बी ह्यूज, रनवे ऑफ द अपॉर्चुनिटी हैज टू बी ह्यूज। तो APL अपोलो के केस में इन्होंने मतलब स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के बार बार जो न्यू एप्लीकेशंस है वो ढूंढी है, राइट। बट यहाँ पे एक बार एक स्टील ट्यूब लग जाए आई थिंक 10 to 15 ईयर्स के लिए वो उसका जो यूसेज है वहीं पे रहता है। तो APL अपोलो को न्यूअर एंड न्यूअर एप्लीकेशंस निकालनी पड़ेगी। सिमिलर केस आई थिंक गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के केस में भी है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट 3 से 5 साल के लिए अगर चल जाता है, उससे भी ज़्यादा चल जाता है, तो आपको न्यूअर एंड न्यूअर एप्लीकेशन प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से द प्लेयर हैज़ टू कीप इनोवेटिंग। बट एन्युटी बिजनेसेस में अगर हम अमाइंस बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं या फिर अगर हम फार्मा में एग्जांपल लेते हैं, हम केमिकल बिजनेसेस में एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अमाइंस में देखते हैं कि अल्काइल अमाइंस का जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल से काफी आता है। तो फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जहां पे बार बार रिपीट यूसेज है, जहां पे रिपीट यूसेज एज कंपेयर टू समवन बाइंग अ हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम काफी ज्यादा है। तो ऐसे बिजनेसेस को मार्केट टिपिकली ज्यादा वैल्यूएशन देता है एज कंपेयर टू बिजनेस जहां पे आपका जो रिपीट यूसेज है वो बहुत कम है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई स्केलेबल बिजनेसेस, एंड यहाँ पे आके आपको मार्केट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी तो पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So I think more or less these set of questions are done. So now just coming to the next set of questions. So next set of questions that we'll be taking is one is on Bhansali engineering I think, and second one is on portfolio allocation approach. One more is ki sectors which are currently in tailwinds, and the last question that we'll be taking is on fine organics. So coming to BEPL first, जो question पूछा है भंसाली के ऊपर. So I think भंसाली again operates in an oligopolistic industry जहाँ पे INEOS है and भंसाली है, and सिर्फ इन दो कंपनीज का ज्यादा मार्केट शेयर है, यहाँ पे 2-3 प्लेयर से ज्यादा नहीं है, एंड ये लोग ABS करके एक पॉलीमर बनाते हैं।
पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बंसाली एंड आइनियोस के अंदर कि इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इनका, जैसे इनके थ्री रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जिसमें से एक एक्रिलोनिट्राइल है, ब्यूटाडीन है एंड आई थिंक लास्ट वन इज ट्राइलिन। तो ये 3 रॉ मटेरियल्स इनके हैं जो बार बार फ्लक्चुएट करते हैं प्राइसेस में। क्योंकि ये फ्लक्चुएट करते हैं प्राइसेस में, तो इस वजह से इनके जो मार्जिन हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। एंड यहाँ पे एक और सोर्स ऑफ सिक्लिकलिटी क्या है बंसाली के अंदर कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज यूज इन ABS विच इज इन ऑटो इंडस्ट्री। तो जब ऑटो इंडस्ट्री अच्छा करती है तो तब बंसाली एंड आइनियोस दोनों अच्छा करते हैं, पर जब ऑटो इंडस्ट्री गंदा करती है तब बंसाली एंड आइनियोस दोनों गंदा करते हैं। तो देर इज अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ सिक्लिकलिटी इन सच बिजनेसेस। एंड यहाँ पे आपको साइकिल्स, जो इनकी साइकिल्स है वो आपको स्टडी करनी चाहिए। सो एक्चुअली में देर आर 3 टाइप्स ऑफ साइकिल्स, like 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एंड 3 टाइप्स ऑफ साइकिल्स. So one is a cyclical business, second is a shallow cyclical business, and third is a structural business. So Bhansali for us comes in the first bucket, that is the cyclical business. And जो SOIC students है जिनके लिए हमने वेबिनार कराया था cyclical businesses पे, आप हमें बताइए कि कौन सा टाइप की cyclicality है इसके अंदर कमेंट सेक्शन बिलो। तो हम लोग आपका वेट करें कि आपका क्या आंसर है, बिकॉज आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज दैट डे. Second question is on our portfolio allocation framework. So our portfolio allocation framework is very very simple. So अगर हम portfolio framework देखें, so we typically look for 7 attributes in a business. So first is कि is the business going through a temporary pain period and do we understand that pain period correctly? माने अगर कोई बिजनेस टेम्पररी पेन पीरियड के थ्रू जा रहा है तो टिपिकली यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ती हो जाती है. एंड अगर हम उस ट्रिगर को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट, अगर हम उस ट्रिगर को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं एंड हमें समझ आता है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है मैनेजमेंट का, सो दिस मीट्स आर क्राइटेरियाज. बट यहाँ पे एलोकेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. सेकेंड एट्रीब्यूट दैट वी लुक फॉर इज पोस्ट कैपेक्स कैपिटलाइजेशन. तो काफ़ी बारी स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स या मिड कैप कंपनीज में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कैपेक्स होने के बाद इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं उनको क्या हो रहा है या फिर सेल्स ग्रोथ कैसी आ रही है इनके. तो ये ऐसी भी कंपनीज हमारी स्क्रीन के अंदर बार बार आती हैं. थर्ड एट्रीब्यूट टू लुक फॉर इज द कंपनी अ बेनिफिशियरी ऑफ अ मेगा ट्रेंड. तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक बहुत बड़े मेगा ट्रेंड की बेनिफिशियरी होती हैं. यहाँ पे टिपिकली क्या होता है कि आपकी पी रेशियो एलिवेट हो जाती है, आपकी वैल्यूएशंस एलिवेटेड रहती हैं, बट अर्निंग्स ग्रोथ आपको बार बार मिलते रहती हैं. जैसे हमारे ओपिनियन में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी आर एक्चुअली गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ मेगा ट्रेंड कि इंडियन क्रैम्स प्लेयर्स विल कीप गेनिंग मार्केट शेयर और विल कीप गेनिंग एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा बिजनेस. सो दिस इज अ मेगा ट्रेंड. HDFC बैंक, कोटक बैंक, ऑल दीज बिग बैंक्स विच आर वेरी वेरी एफिशिएंट, ये लोग एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी है मेगा ट्रेंड के. तो जब तक मेगा ट्रेंड नहीं आता तब तक अर्निंग्स कंपाउंड नहीं होती एंड तब तक एक लंबी कंपाउंडिंग स्टोरी नहीं हो पाती. तो ऐसे बिजनेसेस भी हमारे पोर्टफोलियो एलोकेशन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं. Fourth thing to look for is position sizing, clear path for ROC expansion and earnings growth, and fifth thing to look for is absolute clarity on nature of the industry and business economics, and last thing to look for is long runway for cash flows. So we are typically looking for businesses जहाँ पे एक long runway of cash flows हो. तो आज जो एनिमल फार्मा कंपनीज हमने डिस्कस करी थी अपने सेक्टोरल एनालिसिस में, यहाँ पे लॉन्ग रनवे ऑफ कैश फ्लोज है इन कंपनी के पास. पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर पिछले 40 साल से लॉन्ग रनवे ऑफ कैश फ्लो आ रहा है, राइट. सो अगेन यहाँ पे लॉन्ग रनवे ऑफ कैश फ्लो ढूंढना बहुत जरूरी है बिजनेसेस में. तो जहाँ बिजनेस में एक बहुत लंबा रनवे ऑफ कैश फ्लो मिल जाता है, सो ऐसे बिजनेसेस भी हमारे फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, राइट. एंड यहाँ पे एक और चीज जो रियलाइज करनी है, जो हमने वेरिएंट परसेप्शन के थीसिस पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं, तो वो थीसिस पॉइंटर्स तो हम अपने हर एक टाइप के बिजनेस में लगाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि फ्यूचर ROIC करंट ROIC से बेटर होने वाली है. तो पोर्टफोलियो इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स. ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे ROIC या ROC ऑलरेडी हाई है बट अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है. एंड सेकेंड थिंग क्या है, ऐसे बिजनेसेस है पोर्टफोलियो में जहाँ पे ROC या ROIC आज तो नहीं है बट फ्यूचर में काफी ज्यादा आने वाली है. तो हमारे पोर्टफोलियो अप्रोच में ये 2 एट्रीब्यूट्स आई थिंक आर द की एट्रीब्यूट्स जो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और कौन सी इंडस्ट्रीज टेलविंड्स में है, सो एक बार उनका डिस्कशन करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री और होम इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टेलविंड्स के थ्रू जा रहे हैं.
राइट। तो केमिकल इंडस्ट्री जैसे हमने डिस्कस करा था वेबिनार में, दैट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू टेलविंड्स। क्रैम्स और जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफ फार्मास्यूटिकल वाले आर गोइंग थ्रू टेलविंड्स। नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग थ्रू tailwinds of last 2 decades. Balkrishna Industries, Garware Technical Fibers are beneficiary of such tailwinds. Alkyl Amines is also doing niche manufacturing, right? So these companies which are hidden to the public, some of them are going through tailwinds. Maybe Ultramarine Pigments भी एक ऐसी कंपनी है जिसका हम स्टॉक एनालिसिस बनाएंगे. So more sectors to discuss. Platform businesses, agrochemical contract research and manufacturing services. I think platform businesses तो बहुत ही ज़्यादा tailwind के थ्रू जा रहे हैं. Information technology companies which have higher proportion of digital services. तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव टेलविंड चल रही है इस टाइम पे. एनिमल फार्मा हमने डिस्कस करा था. एक्सचेंजेस जो है प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ साथ अगर हम IEX की बात करें, अगर हम NSE का इस बार अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो बहुत ज्यादा है. IEX is also going through a tailwind and it is the beneficiary of power sector, जहाँ पे काफी ज्यादा पावर अब एक्सचेंज पे ट्रेड होगी. And last sector which is going through a tailwind is financial and financial services. So I think most of the questions we have addressed. I think जो फाइन ऑर्गेनिक्स पे क्वेश्चन था, फाइन ऑर्गेनिक्स पे soon we'll be making a video, but फाइन ऑर्गेनिक्स को हमने अपने केमिकल वेबिनार में भी बहुत इन डेप्थ डिस्कस करें. तो कमेंट सेक्शन में डू लेट अस नो कि नेक्स्ट वीडियो क्या सोलारा एक्टिव पे होनी चाहिए, यूनियन लैब्स पे होनी चाहिए. एंड आई होप दिस वाज अ यूजफुल सेशन. जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम गूगल डॉक के अंदर डाल के आंसर करेंगे, तो उसका आंसर आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा. Thank you for joining us. Hope to see you in the next video.